अस्सलाम वालेकुम क्लास। एज यू नो दैट कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ हम लोगों ने सिटी हाई स्कूल की तरफ से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं और हम चैप्टर 3 से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करना स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 जो था जिसका नेम था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हमने पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस कर लिया और हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में कल येस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस की थी आयनाइजेशन एनर्जी को। मैंने ये कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे। इसको क्विकली रिवाइज करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एनर्जी क्या था। मैंने ये कहा था कि जनरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक एटम अगर लें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज शेल। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसको क्या कहा था? वैलेंस शेल, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट शेल था और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये कहा था प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो उनके ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं, जिसको हमने कहा था जी इफेक्टिव, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर होती है कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी एटम के किसी भी सिंगल एटम लेना है आपने। फॉर एग्जांपल हमने कल लिया था सोडियम, एक एटम लिया था, उसमें से हमने कहा था कि अगर सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एज ए रिजल्ट ये प्रोड्यूस करता है सोडियम आयन। और आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? केटाइन, क्योंकि जब एक यूजुअली क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक हम बाहर निकाल देंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? केटाइन, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? केटाइन। ये कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर हम सोडियम एटम को कन्वर्ट करते हैं आयन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके तो हमें एनर्जी कितनी प्रोवाइड करना पड़ती थी? हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी प्लस इट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी हमने इसमें से निकाला, इसमें से खींच रहे हैं, यानी खुद की एनर्जी जो से वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की थी? 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम इसकी स्टडी करेंगे, हम ये ट्रेंड इसका स्टडी करेंगे ग्रुप में भी और पीरियड में भी। मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको कहा था फर्स्ट ग्रुप ही लर्न कर लें। हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। डाउन द ग्रुप अगर हम लोग आए तो अगर हम ये देखें फर्स्ट में एक शेल था, सेकंड के लिए अगर हम आए तो यहाँ पे सेकंड जब शेल में आते हैं तो हमारे पास कितने आ जाते हैं जी? 2 शेल आ जाते हैं। थर्ड पीरियड में आए तो 3 शेल आ जाते हैं। फोर्थ पीरियड में आए तो 4 शेल आ जाते हैं। फिफ्थ वाले एलिमेंट में आए तो 5 शेल आ जाते हैं। 5 शेल आ जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप आपको ये बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम हम लोग ये आए तो हम इसका ट्रेंड देखें तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, लिथियम ले लें आप, हम कहते हैं लिथियम है। लिथियम के आउटर मोस्ट में, सबके आउटर मोस्ट में ना एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने जितने भी एलिमेंट्स बनाए हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर लिथियम के इलेक्ट्रॉन में से हम लोगों को, ये लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में से हम लोगों को एनर्जी जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो है जी हमारे पास 520 किलो जूल मोल, 520 किलो जूल पर मोल। जबकि अगर हम देखें रुबीडियम को देखें जो कि मैंने लास्ट डिज़ाइन किया है, तो उसके लिए हम लोगों को इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 403 किलो जूल मोल एनर्जी देनी पड़ा। तो अगर आप इस वैल्यू को ही देखें, जो एटम, जो एलिमेंट ऊपर था उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते गए तो हमें एनर्जी एलिमेंट्स को कम प्रोवाइड करनी पड़ी।
अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम को हमने कितनी प्रोवाइड की थी 496 किलो जूल पर मोल। अगर हम पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम को हमें प्रोवाइड करनी पड़ी थी 419। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन राइज होता क्यों, रीज़न, इसके रीज़न क्या है। डाउन द ग्रुप जी तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, आप इसे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहे हैं। हर सक्सेसिव पीरियड में देखें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाएगा, जबकि इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है, इनका डिस्टेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएंगी। तो इस केस में जब शेल बढ़ा एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से जी इफेक्टिव यानी न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या हो जाएगी, इजी। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमने पढ़ा ही क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में हमने ये कहा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट। के किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका ट्रेंड हम लोग जो से स्टडी करेंगे पीरियड में। पीरियड में मैंने आपको बताया था कि पीरियड में जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट बात करेंगे, ठीक है। पीरियड में अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो अगर यहाँ पे ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ की थी तो पीरियड में इसका ट्रेंड क्या है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे एक सेकेंड पीरियड ले लेते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये इनके एटॉमिक नंबर भी हमने लिख लिए। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर एटम का फर्दर अगले वाले एटम से साइज़ क्या होगा, कम होगा। इनर शेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल में आप देखें तो लिथियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के केस में 3, कार्बन के केस में 4, नाइट्रोजन के केस में 6, ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन के केस में 5 और 2 7, 6 और 2 8, 2 और 7 9, 8 और 2 10। ये सभी के हम लोगों ने लिख लिए। अब अगर आप देखें तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे एक जितने प्रोटॉन था वो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस प्रोटॉन ने इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, साइज और कम हो गया। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आए तो इसने क्या किया, इस तरह से भी खींचा, इस तरह से भी खींचा, न्यूक्लियस ने इस तरह से भी खींचा, साइज और छोटा हो जाएगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इसको 4 साइड से खींचेगा, साइज और छोटा हो जाएगा। एंड पे जाते जाते 8 साइज से जब इसको खींचा जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज और भी छोटा हो जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जो आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे शेल इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे शेल इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ शेल सेम रहा। बट हुआ क्या, हुआ ये कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, एटॉमिक साइज कम हो गया। उसकी क्या रीज़न थी, उसकी रीज़न थी कि न्यूक्लियस का होल्ड यानी जी इफेक्टिव ज़्यादा हो गया। जब न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है।
इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिए फिर क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। सो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आप लिथियम के केस में देखें तो हमें एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ी थी, 520 किलो जूल पर मोल, जबकि नियॉन के केस में हमें 2081 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी है, तब कहीं जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला है। तो आप कंपैरेटिवली बता सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ क्यों हुई, क्योंकि जो है वो शेल सेम रहा, जिसकी वजह से शेल सेम रहने की वजह से एटॉमिक साइज़ कम हुआ। एटॉमिक साइज़ कम क्यों हुआ था, क्योंकि जी इफेक्टिव ज़्यादा हो गया था और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट हो गया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में एक सिंगल वर्ड का डिफरेंस है, और उसके बाद इसमें जो से अगर आप इनके ट्रेंड्स को देखें तो इनके ट्रेंड्स जो हैं वो सेम है, ग्रुप और पीरियड में इनके ट्रेंड्स जो हैं वो सेम है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हेयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आयनाइजेशन के नाम से ही पता चल रहा था कि ये ऐसी एनर्जी है जिसने क्या करना है, इसने किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। इसी तरह जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपको बाय नेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। अफिनिटी का वर्ड निकला है एफिन से, और एफिन का मीनिंग होता है अट्रैक्शन। यानी अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। अब हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल। हमेशा याद रखें कि कौन से शेल ने इन्वॉल्व होना, वैलेंस शेल ने। Amount of energy that is released when an electron is added in the valence shell of isolated, कल भी बताया था सिंगल एटम लेना है, आइसोलेटेड गैशियस एटम। गैशियस एटम क्यों लेना है, क्योंकि गैशियस एटम के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, अगर उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी तो वैल्यू जो हीट चेंज इन हीट आया था वो क्या था, पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, चेंज इन हीट नेगेटिव हो जाएगा। आप इसकी एग्जांपल को देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है फ्लोरीन का, उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें इट विल प्रोड्यूस फ्लोराइड आयन। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या प्रोड्यूस हुआ था, केटायन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए थे। इस केस में एनायन बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। ये भी आपको मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इस केस में एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 328। डेल्टा एच इसके लिए क्या होगी, -338 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास देखें जी, हम ये कहते हैं कि मैं अगर फ्लोरीन का ही एटम देखूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 9। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ये जो नेगेटिव हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इसी शेल में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। इनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाएंगे। जब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डेवलप होंगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगी, ये टकराएंगे। टकराने से जैसे बॉल्स है, टकराएं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं।
सेम इज़ द केस है कि यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, इनमें रिपल्शन होगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हीट को प्रोड्यूस करेंगे। पहले हीट इस सिस्टम की कुछ और थी, जब इसमें से कुछ हीट जो है वो बाहर रिलीज़ हो गई तो सिस्टम में जो हीट वो है वो चेंज इन हीट आ जाएगा। फ्लोरीन के केस में कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई सिस्टम में से 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या डेफिनेशन को लर्न कर लिया, फिर आपने एग्जांपल लर्न की। मैंने कहा एनाइन के केस पे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया। अब इस केस में देखें इसके ऊपर प्रोटॉन कितने हैं, इसके ऊपर प्रोटॉन है 9। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रोटॉन भी 9 थे और इलेक्ट्रॉन भी 9 थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 10। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप इनको माइनस करें तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, इसका आंसर -1 आएगा तो इसके ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी ट्रेंड किस में चेक करना है, ग्रुप में, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड हम लोगों ने चेक करना है पीरियड में। ग्रुप में आप सिमिलर सेम यही फर्स्ट वाला पीरियड ले लें जब सिर्फ इनकी क्या होगी, वैल्यूज़ चेंज होंगी। अगर हम लोग हैलोजेंस को लें, हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 है। हैलोजन जो आपको बताया था कि ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन के केस में -328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, क्लोरीन के केस में -349 हुई, ब्रोमीन के केस में -325 हुई और -295। आप डाउन द ग्रुप देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19, क्लोरीन का हमारे पास होता है 35 और आयोडीन का होता है 131 होता है, सॉरी, आयोडीन का 131 एंड ब्रोमीन का होता है जी 53, 131 एंड 53। डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से फ्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड। तो अगर आप इसका शेल बनाए, मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स का बना लेती हूँ यहाँ पे। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज ये था, और जैसे ही हम आयोडीन पे आएंगे, आयोडीन बिलोंग करता है जी 5th पीरियड से, 1 2 3 4 5। तो आयोडीन के जो है हमारे पास आयोडीन का एटॉमिक नंबर कम है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। ब्रोमीन का 35 है, मैंने ऑपोजिट लिख दिया 35, इसका 17 एटॉमिक नंबर है, मैंने एटॉमिक मास मैंने गलती से लिख दिया था, और ये है 53 एटॉमिक नंबर। आप डाउन द ग्रुप आए तो आप देखेंगे जो फ्लोरीन था इसका साइज़ कम है, जबकि आयोडीन का साइज़ जो है वो ज़्यादा है। आयोडीन के शेल में ये देखें कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ये न्यूक्लियस, क्योंकि इसका साइज़ कम क्या है जी, कम है, यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो इसका साइज़ कम है। तो जो फ्लोरीन के केस में है वो वैल्यू जो सी है वो हमारे पास क्या होगी, -328। लेकिन जैसे ही डाउन द ग्रुप आते जाते हैं एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इसका होल्ड इसके लिए कम हो गया। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, अट्रैक्शन। इस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि साइज़ कम है। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम है, ऑलरेडी कम है। हम जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो इतनी फोर्सफुली इसको जो है वो ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे साइज़ बड़ा होने की वजह से रिपल्शन भी कम होगी। जब रिपल्शन कम होगी तो उसमें से एनर्जी भी उतनी ही हमारे पास कम जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ करती है।
डाउन द ग्रुप अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो सी है वो डिक्रीज़ हो रही है। उसकी रीज़न क्या है, शेल इंक्रीज़ हुआ, शेल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जी इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा और जी इफेक्टिव डिक्रीज़ होगा और जी इफेक्टिव डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएगी, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या है, ग्रुप में भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी रीज़न ये आपको बताया, शेल इसका सेम है, एटॉमिक साइज़ कम होगा, जी इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जी इफेक्टिव मतलब क्या, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है भी क्या, अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसका कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लिथियम के केस में है -60, जबकि फ्लोरीन तक पहुँचते पहुँचते इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फ्लोरीन के केस में इसकी वैल्यू है -328। ये आपको बार बार लर्न किया, वो आप 2 एग्जाम्पल से लर्न कर सकते हैं। फ्लोरीन के केस में इसकी वैल्यू क्या है, -328 और इस केस में इसकी वैल्यू क्या है जी, -60। ठीक है, यानी इस केस में अगर हम देखें तो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हो रही है और एनर्जी रिलीज़ होने की वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन उसके लिए ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ से इसकी वैल्यू से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -60 किलो जूल पर मोल हमारी रिलीज़ हुई थी किसके केस में, लिथियम के केस में, और -328 एनर्जी हमारे पास किसके लिए रिलीज़ हुई है, फ्लोरीन के केस में। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने कहा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ ऐड। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड किया, उससे क्या होगा, इनकी आपस में रिपल्शन होगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी। उस रिलीज़ ऑफ एनर्जी की वजह से इस पूरे सिस्टम की, ये पूरे एलिमेंट की जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। फिर हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में क्या प्रोड्यूस होता है, एनाइन प्रोड्यूस होता है। उसकी भी रीज़न बता दी कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, किस में, प्रोटॉन्स में एंड इलेक्ट्रॉन्स में, जिसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर हमने इसका ट्रेंड डिस्कस किया। हमने कहा जैसे ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का था वैसा ही ट्रेंड किसका है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है। डाउन द ग्रुप मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज़ जो उनसे है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अगर फ्लोरीन और आयोडीन का ही कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन के केस में जी इफेक्टिव ज़्यादा था, जबकि आयोडीन के केस में जी इफेक्टिव कम था। जब जी इफेक्टिव कम होगा तो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन जो सी है, इस न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो मज़ीद अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं तो इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा ये एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा। लेकिन इन दैट केस में अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही शेल में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सेम शेल में जा रहे होते हैं, जी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी ना जो बुक में इन्होंने एग्जांपल दिया है बेरिलियम के केस में, और इन्होंने नियॉन के केस में और नाइट्रोजन के केस में, ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो 0 होती है, उसकी रीज़न ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। या आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है कि हर चीज़ का जो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ट्राई टू बिकम अ स्टेबल। फॉर एन एलिमेंट टू अटेन द स्टेबिलिटी 2 लॉज को ये फॉलो करते हैं, 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। एक होता है डुप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। एक एलिमेंट या तो अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की कोशिश करता है, या अपने एटम में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की कोशिश करता है। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी इसके बाद उनको यूजुअली ये लोग रिएक्ट नहीं करते।
इस केस में क्या होता है कि बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 क्यों हुई? क्योंकि ये पहले ही स्टेबल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास और अट्रैक्शन नहीं है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0। जबकि नियॉन के केस में भी देखें तो इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसको भी मजीद इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं है, इस वजह से इसकी भी क्या हो जाएगी इसकी भी हमारे पास क्या हो जाएगी आउटरमोस्ट शेल में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन मजीद नहीं रहेगी। जबकि नाइट्रोजन के केस में देखें तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आगे जाके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने में ही इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन में इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन जाती है 0, जो से इसकी वैल्यू हो जाती है। आज तक का टॉपिक हमारा इतना ही था, कल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट जो है वो हो जाएगा।